एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BPCE 142 फॉरेंसिक साइकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दीज आर बेस्ड ऑन एंटायरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो एक बार ध्यान से देख ली तो PYQ बेस्ड प्रिपरेशन आपकी 100% क्लियर हो जाएगी, राइट। और आप सभी जानते हैं कि इग्नू में PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, दैट वाज फॉर यूनिट 1 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। बट मेरी बैंडविड्थ नहीं थी कि मैं सारे यूनिट्स के लिए वो भी वैसी वीडियो बना सकूं, राइट। अगर आपने वो देखना है यूनिट 1 की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप वो देख सकते हैं जाके। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और हाँ, इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स का PDF भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, जहाँ पे ऑल 12 यूनिट्स के नोट्स मैंने शेयर किए हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं उन्हें जाके, राइट। तो अगर आपको शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं BPCE 142 से इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाले टॉपिक्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ यू वांट जस्ट द टॉपिक्स, सो आप इसको देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं। इनके आगे ये भी लिखा हुआ है कि ये कौन से सेशन में आए हैं, राइट। तो यू कैन जस्ट टेक द हिंट एंड यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन। सो अब हम देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी के फंक्शन क्या होते हैं वो। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक फैसिनेटिंग फील्ड है, जहाँ पे हम साइकोलॉजी और लीगल सिस्टम को इंटरट्वाइन करके समझते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन होती हैं, किस चीज़ के लिए, लीगल प्रोफेशनल्स को असिस्ट करने के लिए, ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकें विद इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो ये जो फील्ड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो लीगल डिसीजंस हैं वो साइकोलॉजिकल नॉलेज से इन्फॉर्म्ड हों, जिससे कि हमारी जो जस्टिस है और पब्लिक सेफ्टी है वो इंश्योर हो, राइट। तो नेचर क्या होता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का, वो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। वो ब्रिज होता है किस चीज़ के बीच में, स्टडी ऑफ माइंड एंड इंट्रिकेसीज ऑफ लॉ। तो ये सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर लीगल सेटिंग्स के बारे में नहीं है। वो एक स्पेशलाइज्ड डोमेन होता है जहाँ पे यूनिक ट्रेनिंग चाहिए होती है लीगल स्टैट्यूज में और प्रोसीजर्स में, टू बी अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, राइट। तो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी की तरह ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें आपको एथिकल गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की वेलबींग पे फोकस नहीं करता, ये ऑब्जेक्टिविटी और लीगल क्वेश्चंस को पहले एड्रेस करता है, राइट। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी का स्कोप क्या होता है? फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एक वास्ट फील्ड है एक, तो उसके स्कोप भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये सब यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्कोप मेंशन किए हैं मैंने। अगर आपको इसका और डिटेल व्यू चाहिए तो आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप ये 3 भी याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी अलोन नहीं आता है, ये दूसरे क्वेश्चन के साथ आता है। तो आप ये 3 स्कोप भी लिख के आएंगे तो दैट वुड बी इनफ, राइट। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे हम लॉ इन्फोर्समेंट में असिस्ट करते हैं, कोर्ट्स में असिस्ट करते हैं और हम करेक्शनल फैसिलिटीज़ में भी असिस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिस्ट, वो लॉ इन्फोर्समेंट में होती है या फिर करेक्शंस में होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिविल जस्टिस क्या है? सिविल जस्टिस चाइल्ड कस्टडी हो गया, पर्सनल इंजरी हो गया, या फिर गार्जियन या फिर वर्क प्लेस हैरासमेंट हो गया। इन सब चीज़ में इसका स्कोप होता है, तो उस स्कोप को कहते हैं सिविल जस्टिस सिस्टम। नेक्स्ट है एकेडमिक एंड रिसर्च सेटिंग। तो यहाँ पे हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए, कि हम लीगल साइकोलॉजी फेनोमेना को और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और जो फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको अच्छे से ट्रेन कर पाएँ, राइट। तो हमने क्या-क्या स्कोप देखा इसका स्कोप एक तो मेन हमने देखा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सिविल जस्टिस सिस्टम एंड एकेडमिक रिसर्च सेटिंग। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के क्या-क्या फंक्शन होते हैं। जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो अलग-अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, राइट। तो वो किस चीज़ के लिए होते हैं फंक्शंस? वो फंक्शंस इस तरीके से असाइन्ड होते हैं कि जो लीगल सिस्टम को हेल्प कर सके, राइट। तो इसका असेसमेंट
एंड इवैल्यूएशन करता है वो। ये एक प्राइमरी फंक्शन होता है साइकोलॉजिस्ट का। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो इवैल्यूएशन या फिर एड्रेस करता है। इसमें क्या होता है कि वो जो पर्सन है जिसके ऊपर ये क्रिमिनल केस या फिर जो ऑफेंडर है उसकी ये सब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है, असेसमेंट होती है। हम उसके सबसे पहले कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं कि वो ट्रायल को मेंटली कैपेबल है हैंडल करने की या नहीं है। देन हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है या नहीं ले सकता। जब उसने क्राइम कमिट किया था तो उसका मेंटल स्टेट क्या थी, या फिर वो लीगल क्राइटेरिया को मैच करते हैं या नहीं करते। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट करते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि जो वायलेंट बिहेवियर है या फिर जो उन्होंने क्राइम किया है वो फ्यूचर में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर वो उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं। वो चाइल्ड कस्टडी इवैल्यूएशंस भी करते हैं कि वो पेरेंटिंग प्लान्स देते हैं बेस्ड ऑन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या फंक्शन है, साइकोलॉजिकल डैमेज। तो वो इंश्योर करते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है इंजरी या फिर ट्रॉमा से वो कितनी अफेक्ट हुई है उसको असेस करेंगे। देन उसके बाद वो उनमें उनको हेल्प करेंगे कि वो उससे ओवरकम कैसे करें ट्रॉमा से। राइट, वो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। तो अभी तक जो हमने फंक्शंस पढ़े थे वो किसके अंडर में थे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंडर में। नेक्स्ट है कंसल्टेशन। इसमें क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो लीगल एंटिटीज़ को एडवाइस करता है। वो अटर्नीज़ को भी एडवाइस कर सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं, कोर्ट्स को भी एडवाइस कर सकते हैं। तो ज्यूरी सिलेक्शन में, विटनेस प्रिपरेशन में, केस स्ट्रैटेजी में, ये सब कौन हेल्प करता है, अटर्नीज़ की फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। राइट, और वो लॉ एनफोर्स करने में भी हेल्प करते हैं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग हो गई। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होता है कि जो क्रिमिनल्स की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके उनकी एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, तो उसको क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहते हैं। उसके बाद हॉस्टेज नेगोशिएशंस हो गए, या फिर इफेक्टिव या फिर एथिकल इंटेरोगेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप करना। राइट, तो उसके बाद नेक्स्ट कंसल्टेशन के अंदर क्या फंक्शन है, कोर्ट्स को भी वो असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि साइकोलॉजिकल फेनोमेना कैसे रिलेवेंट है इस केस से। देन ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन में भी वो हेल्प करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। वो थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं। किस किस के लिए, ऑफेंडर्स के लिए भी। राइट, और वो वो पुलिस की भी हेल्प करते हैं। अगर कोई कोई पुलिस अगर कोई केस लड़ते हुए उसको कोई ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई है तो वो उससे ओवरकम करने में भी उनकी हेल्प करते हैं। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, विक्टिम ऑफ क्राइम को भी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है कि वो एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमोनी में भी हेल्प करते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कोर्ट में टेस्टिफाई कर सकते हैं। वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या असेसमेंट किया है, क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यहाँ पे वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लेन हो सकते हैं। राइट, वो बताते हैं कि उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर क्या ओपिनियन है उनका, या फिर वो इम्पार्शियल एजुकेटर्स की तरह भी एक कोर्ट में एक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का, रिसर्च एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करते हैं। तो जो एम्पिरिकल स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या फिर इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स बनाना, क्राइम प्रिवेंशन के लिए रिहैबिलिटेशन ऑफ़र करना, इन सब में भी कौन हेल्प करता है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें इस वाले टॉपिक का, तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो एक डायनामिक फील्ड है जो कि ब्रिज करता है किस चीज़ के बीच में, दो कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन्स के बीच में। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन्स हैं वो, साइकोलॉजी एंड लॉ। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक लीगल सिस्टम को एक एड की तरह प्रोवाइड करते हैं, और वो अप्लाई करते हैं उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को किस चीज़ में, ताकि वो बिहेवियर्स को असेस कर सकें, लीगल डिसीजंस ले सकें, अपने इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट, ये एक डायनामिक फील्ड है, और साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है लीगल डिसीजंस को साइंटिफिकली स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट टॉपिक है फोरेंसिक इवैल्यूएशन वर्सेस थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन एंड पर्सनैलिटी टेस्टिंग। तो ये एक साइकोलॉजी का ब्रॉडर फील्ड के अंदर आता है, फोरेंसिक साइकोलॉजी। राइट, इवैल्यूएशन अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है।
साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, फॉरेंसिक और थेरेप्यूटिक। तो इन दोनों का अलग-अलग पर्पस होता है। अब हम देखेंगे इनका क्या-क्या पर्पस है। तो इन दोनों के जो डिफरेंट पर्पस है फॉरेंसिक इवैल्यूएशन का, वो होता है कि वो लीगल क्वेश्चन से अपने पर्पस को ड्राइव करते हैं, कि जो जिसने भी उन्हें हायर किया होता है वो उनकी तरफ से क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कि जो डिफेंडेंट है वो कैपेबल है भी ट्रायल लेने के या नहीं है। ये सब उनका पर्पस में आ सकता है, राइट। उसके बाद वो इवैल्यूएशन करते हैं। ये जो इवैल्यूएशन है वो कोर्ट और लीगल सिस्टम को हेल्प करती है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल वेलबींग में नहीं बल्कि उनकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में भी। ठीक है, उनका रिलेशनशिप क्या होता है क्लाइंट के साथ। जो क्लाइंट जो होती है वो रिटेनिंग पार्टी होती है। रिटेनिंग पार्टी मतलब जिन्होंने उन्हें हायर किया है, और वो इंडिविजुअल को इवैल्यूएट नहीं करवाते। ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल को इवैल्यूएट ही कर पाए। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें लिमिटेड होती है, क्योंकि जो रिपोर्ट और फाइंडिंग्स होती हैं वो कोर्ट में हमें शेयर करनी पड़ती है, और वो पब्लिक रिकॉर्ड भी बन सकती है इफ़ द केस इज़ ऑन अ हायर लेवल। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, उसको हम बता भी देते हैं कि इसकी क्या-क्या लिमिट्स हो सकती हैं और क्या-क्या इसके एक्शंस लिए जा सकते हैं इस रिपोर्ट के साथ, या फिर कहाँ-कहाँ ये यूज़ हो सकती है। ठीक है, और उसमें जो रिलेशनशिप होता है वो इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं होता जितना हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर सकते हैं। इसका स्कोप कहाँ होता है फॉरेंसिक इवैल्यूएशन का, ये स्पेसिफिक लीगल क्वेश्चन को ही वो करती है, क्या कहते हैं, यूज़ करती है। कॉन्सिक्वेंस क्या-क्या हो सकते हैं इसके फॉरेंसिक इवैल्यूएशन के, कि जो फाइंडिंग्स हैं, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, वो इम्पैक्ट कर सकते हैं किस चीज़ में, लीगल आउटकम्स में, जैसे कि सिविल कमिटमेंट हो गया, कस्टडी हो गया, इनकार्नेशन हो गया, राइट। थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन क्या होता है, इसका पर्पस पहले हम समझेंगे। इसका पर्पस होता है कि इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल नीड क्या है, राइट। इंडिविजुअल की वेल-बीइंग को इम्प्रूव करना इसका पर्पस होता है। और क्लाइंट का रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पे क्लाइंट कौन होता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल हेल्प सीक कर रहा है वो क्लाइंट होता है, और जो रिलेशनशिप होता है उसमें ट्रस्ट, एम्पैथी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक सपोर्टिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो जनरली ज़्यादा होती है, और वो प्रोटेक्ट की जाती है किसके द्वारा, थेरेपिस्ट क्लाइंट प्रिविलेज के द्वारा। यहाँ पे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, अगर कोई खुद को हार्म करना चाहे, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो हम उनको जो फाइंडिंग्स है वो हमें शेयर करनी पड़ेगी, अगर हमें लगे कि उस पर्सन को हार्म हो सकता है या फिर किसी और पर्सन को हार्म पहुँचा सकता है वो उनका क्लाइंट। तो इसका स्कोप क्या होता है थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन का, कि वो वेरियस एस्पेक्ट जो होते हैं इंडिविजुअल की लाइफ के, उनको एक्सप्लोर करता है, सॉल्यूशंस भी उन्हें प्रोवाइड करता है, या फिर रीजंस फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या-क्या हो सकते हैं, कि वो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें और पर्सनल मेंटल हेल्थ को बेटर बनाएँ, राइट। तो पर्सनैलिटी टेस्टिंग क्या होती है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने जो थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन पढ़ा और फॉरेंसिक इवैल्यूएशन पढ़ा, इन दोनों में डिफरेंस क्या-क्या है, वन और 2 वर्ड्स में। तो फॉरेंसिक इवैल्यूएशन का पर्पस होता है लीगल क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? और थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन का होता है इंडिविजुअल की वेल-बीइंग को प्रमोट करना। फॉरेंसिक इवैल्यूएशन में क्लाइंट कौन होता है, कोर्ट या फिर अटॉर्नी क्लाइंट होता है, जबकि थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन में जो इंडिविजुअल हेल्प सीक कर रहा है वो क्लाइंट होता है। फॉरेंसिक इवैल्यूएशन में जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लिमिटेड होती है, जबकि थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी हाई होती है। और फॉरेंसिक इवैल्यूएशन का स्कोप जो है वो लीगल क्वेश्चंस के अराउंड है, जबकि थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन का जो स्कोप है वो ब्रॉडर है, क्योंकि वो एक सब फील्ड नहीं है साइकोलॉजी का, वो पूरा ब्रॉडर साइकोलॉजिकल इशू में ही उसका स्कोप होता है, राइट। इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकता है फॉरेंसिक इवैल्यूएशन के, लीगल आउटकम इफेक्ट करता है वो, और थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, वो पर्सनल मेंटल हेल्थ को बेटर बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेंसिक टेस्टिंग इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी, सॉरी पर्सनल टेस्टिंग इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, वो स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि हम इंडिविजुअल की पैटर्न क्या-क्या है थिंकिंग के, उनको असेस करें, वो कैसे बिहेव कर रहा है, फीलिंग क्या है उनकी, उन सबको असेस करें,
फॉरेंसिक साइकोलॉजी में ये जो टेस्ट होते हैं ये एक वैल्यूएबल टूल होते हैं। इनकी जो एप्लीकेशन है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है और उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि क्रिमिनल बिहेवियर, साइकोपैथी, मेल इंजरिंग जैसे जो ट्रेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, राइट। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्या-क्या वो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें बताया हुआ है कॉमन टेस्ट जो है। साइकोपैथी क्या होता है कि जो ट्रेड्स होते हैं, एम्पैथी वगैरह, मैनिपुलेटिवनेस, एंटी सोशल बिहेवियर्स, अगर ये सब ट्रेड किसी के अंदर हैं, तो वो साइकोपैथी के अंडर आएगा। मेल इंजरिंग क्या होता है? हम जो सिम्पटम्स हैं, उसको बढ़ा-चढ़ा कर बताएँ, जिससे कि हमें अलग गेन मिल सके, जैसे हम ट्रायल को अवॉइड कर सकें या फिर उन लोगों का सिंपैथी गेन कर सकें जो जूरी है उनकी। यहाँ पे हम स्पेसिफिक वैलिडिटी स्केल्स को हेल्प की हेल्प से इसको डिटेक्ट करते हैं, राइट। मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या होती हैं? डायग्नोसिंग डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साइकोटिक डिसऑर्डर दैट मे इम्पैक्ट लीगल कैपेसिटी। ये सब कंडीशंस होती हैं। ये सब कंडीशंस किसके अंदर आती हैं? मेंटल हेल्थ कंडीशंस के अंदर आती हैं। इन सबको डायग्नोस करना भी इसका पर्पस होता है पर्सनैलिटी टेस्ट का। और हम एग्रेशन या फिर इम्पल्सिविटी को भी असेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें कॉमन टेस्ट क्या-क्या है पर्सनैलिटी के? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, MMPI। और इसमें 2 वेरिएशंस है इसके, MMPI 1 और MMPI 2 और MMPI 3। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनिंग है, जो हेल्प करता है किस चीज़ में? असेस करने में साइकोलॉजिकल कंडीशंस या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, ठीक है। इसमें वैलिडिटी स्केल्स होते हैं, जिससे हम इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और हम ये भी एग्जामिन कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो एग्जिटरेट तो नहीं कर रहा या फिर मिनिमाइज तो नहीं कर रहा सिम्टम्स को। नेक्स्ट इसमें क्या टेस्ट है? पर्सनैलिटी असेसमेंट इन्वेंटरी। ये एक अनदर सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, जिसमें हम क्लिनिकल सिंड्रोम्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट रिलेटेड इश्यूज, उन सबको असेस करते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट के कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। तो ये लेस कॉमनली होता है, यूज़ नहीं किया जाता है इसको ज़्यादा फॉरेंसिक सेटिंग में, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है और सब्जेक्टिविटी है वो कम होती है। और इनको सम टाइम हमें यूज़ करना पड़ता है, क्यों? अंडरलाइंग मोटिवेशन या फिर उनके थॉट प्रोसेस को असेस करने के लिए या फिर एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। पर्पस क्या हो? नेक्स्ट उसमें एथिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या क्या है? टेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटेड, स्कोर्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। जो टेस्ट हैं उनको एक किसी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट को ही इंटरप्रेट करना चाहिए। और जो इंटरप्रिटेशन होती है वो कॉशियस होनी चाहिए, उसमें लीगल कॉन्टेक्स्ट को भी कंसीडर करना चाहिए या फिर रिस्पॉन्स बायस ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो टेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पीस है डाटा का। इनको कंबाइन किया जाता है क्लिनिकल इंटरव्यू, कोलैटरल इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड रिव्यूज के साथ टू गेट अ फुल पिक्चर, राइट। अब इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे जो फॉरेंसिक इवैल्यूएशन और थेरेप्यूटिक इवैल्यूएशन है वो एथिकली और प्रोफेशनली अलग अप्रोच को फॉलो करते हैं। जो पर्सनैलिटी टेस्टिंग है फॉरेंसिक कॉन्टेक्स्ट में, वो लीगल डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड करती है, राइट। साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। यहाँ पे हम समझते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो क्रिमिनल बिहेवियर में क्यों इंगेज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम मल्टीपल साइकोलॉजिकल थ्योरीज की हेल्प से क्रिमिनल बिहेवियर को समझने में हेल्प समझते हैं। यहाँ पे हम कौन-कौन सी थ्योरीज की हेल्प लेते हैं? साइकोडायनेमिक थ्योरी हो गई, बिहेवियरल थ्योरी हो गई, कॉग्निटिव थ्योरी हो गई, राइट। तो इन सब थ्योरीज की हम मदद से क्या समझते हैं? क्रिमिनल बिहेवियर को। तो यहाँ पे हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल का लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, इमोशंस या फिर थॉट पैटर्न्स क्या है, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो जो क्राइम है वो कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन तो है, पर लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं
और इन्हीं थ्योरीज की मदद से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियरल प्रोसेसेस को, राइट। तो फर्स्ट थ्योरी हम देखते हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या होती है। साइकोडायनेमिक थ्योरी का कोर आइडिया क्या होता है, ये फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है उनका स्टेम क्या है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरिजॉल्व साइकोलॉजिकल इश्यूज या फिर एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब फ्रॉइड के आइडिया पे बेस्ड है। फ्रॉइड ने क्या कहा था कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो बेस्ड है उनके अनकॉन्शियस माइंड में। जो अनकॉन्शियस थॉट्स है, जो हमें भी नहीं पता कि हमारे मन में ऐसे थॉट्स हैं, उस वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कब ओरिजिनेट हो सकते हैं, ये मोस्टली अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में ओरिजिनेट होते हैं। तो इड डोमिनेंस क्या होता है, इड जो है वो अर्ज होती है हमारी किस चीज़ की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, राइट। अगर हम इसको वीक ईगो के साथ मिला लें या फिर सुपर ईगो के साथ मिला लें तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर्स मिल सकते हैं, सेल्फ सर्विंग बिहेवियर्स मिल सकते हैं या फिर क्रिमिनल एक्ट्स मिल सकते हैं, राइट। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है ना, तो प्लेजर प्रिंसिपल को जब ज़्यादा बढ़ जाता है वो, या फिर वो ईगो के साथ मिल जाता है, और ईगो ईगो के साथ भी कब मिलता है, जब ईगो वीक हो। तो वो सब किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, सॉरी हेल्प नहीं बोलना चाहिए मुझे, वो हम उन सब से क्या हो सकता है, उन सब से हम इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, वीक डिफिशिएंट सुपर ईगो। तो जब हमारी जो कंशाइंस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, तो हमें एंटी सोशल इम्पल्स मिलने लगते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर मिलने लगते हैं, जिसमें हमारे को गिल्ट होना ही बंद हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो गलत काम करके भी उन्हें गिल्ट नहीं होता, तो क्या होता है उनके अंदर, उनके अंदर जो मोरालिटी प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा खत्म हो चुका होता है, राइट। और नेक्स्ट है ओवरली प्यूनिटिव सुपर ईगो। यहाँ पे एक हार्श सुपर ईगो से क्या हो सकता है, हमें हमारे जो न्यूरॉन्स का फंक्शन है वो ऑफेंड हो सकता है। यहाँ पे हम क्राइम्स को कमिट पता है क्यों करते हैं, ताकि हमें पनिशमेंट मिले। तो उनका जो अनकॉन्शियस गिल्ट है वो इससे बढ़ता है, राइट। इसमें अर्ली ट्रॉमा, डिप्रिविएशन, ये सब भी इसका कोर आइडिया है, किसका, साइकोडायनेमिक थ्योरी का। ठीक है, तो अर्ली ट्रॉमा में क्या है, जो चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा है वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा बड़ी छाप छोड़ देता है। इससे हम जो हेल्थी अटैचमेंट होती है वो हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती हैं, और ये हमारे जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो नॉर्मल होता है उसको डिस्टर्ब करता है, जिससे कि हम गलत रास्ते की तरफ जाने लगते हैं या फिर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो अगर हमने बचपन से ही माइल्ड अडेप्टिव बिहेवियर्स को क्या कहते हैं देखा हो या फिर सुना हो, तो हम लोग उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, है ना। इसमें क्या क्या आ सकता है, क्राइम आ सकता है। अगर हमने किसी बच्चे ने क्राइम होते हुए देखा हो तो वो एज एन एडल्ट उन्हीं बिहेवियर्स की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। ये आइडिया किसका है, ये आइडिया साइकोडायनेमिक थ्योरी का, जो कि बेस्ड है फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट पे, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या है, क्रिटिक। क्रिटिक क्या होता है कि हम एम्पेरिकली उसको टेस्ट नहीं कर पाते। ये मोस्टली बेस्ड होता है किस चीज़ पे, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस पे। और इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम ओवरली डिटर्मिनिस्टिक व्यू से देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरीज। इसका क्या कोर आइडिया है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो लर्न्ड है। ये किसका कॉन्सेप्ट था, वॉटसन का कॉन्सेप्ट था। तो वॉटसन ने बोला था कि जो बिहेवियर है वो लर्न्ड होता है। आप उनका कहना था कि कोई भी पर्सन कोई भी बिहेवियर को लर्न कर सकता है अगर वो उसकी तरफ एफर्ट्स दे तो, राइट। तो क्रिमिनल बिहेवियर भी उसी की तरह लर्न बिहेवियर है, जहाँ पे हम इंटरेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ जिस तरीके से करते हैं वो कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन की वजह से इन बिहेवियर की तरफ हम ज़्यादा चले जाते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ। इसमें क्या क्या, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, सोशल लर्निंग थ्योरी हो गया, ये सब इसका कोर कोर कॉन्सेप्ट है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, स्किनर ने दी थी, और सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी एल्बर्ट बैंड्यूरा में। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है कि जो बिहेवियर्स हैं वो उनके कॉन्सिक्वेंस की वजह से शेप होते हैं।
तो अगर कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहा है तो उनकी उनकी जो पनिशमेंट जो है वो वीक है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो वो उस बिहेवियर में ज़्यादा इन्वॉल्व होएगा और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे-जैसे वो क्रिमिनल एक्ट करता जाएगा, उसे पनिशमेंट कम या फिर ना ही मिलेगी, तो वो उन्हीं एक्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगेगा। राइट, नेक्स्ट क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी थी। इसमें एम्फसाइज क्या है कि जो लर्निंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से होती है। ऑब्जर्वेशन मतलब वो देख कर सीख रहे हैं। इमिटेशन मतलब जो उन्होंने सीखा वो ही वो रिपीट कर रहे हैं। राइट, इसमें क्या है, इसमें जो रोल मॉडल्स होते हैं उनका उनका बहुत बड़ा रोल होता है। रोल मॉडल्स कौन हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर जो हम मीडिया में देख रहे हैं वो फिगर्स भी हो सकती है ना। अगर हम अग्रेसिव या फिर क्रिमिनल बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और देखें कि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही, तो उन लोगों को उन बिहेवियर्स में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे उन बिहेवियर्स को। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो अगर कोई बच्चा देख रहा है कि ये सर्टेन सेलिब्रिटी है, उन्होंने कुछ किया, जैसे अगर आप एग्जांपल लो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का, अगर वो देख रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज है वो ड्रिंक एंड ड्राइव भी कर रहे हैं और उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि जो पर्सन वो चीज़ देख रहा हो या वो ऑब्जर्व कर रहा हो, वो भी सोचे कि उनको तो पनिशमेंट मिली नहीं है, तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। राइट, इससे क्या कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डेवलप होता है, सेल्फ एफिकेसी, कि हमें हमें विश्वास हो रहा है खुद के ऊपर कि हम क्राइम को कमिट कर सकते हैं। राइट, या फिर वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, इसमें हम दूसरों से सीख रहे हैं, दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं, दूसरों के रिवॉर्ड से सीख रहे हैं। राइट, इस थ्योरी का क्या क्रिटिक हो सकता है कि ये जो ह्यूमन मोटिवेशंस हैं उनको ओवर सिंप्लीफाई कर सकती है। राइट, और हम पूरी तरीके से उसको अकाउंट ना करें, ह्यूमन कॉग्निटिव डिफरेंसेस को या फिर बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन को। राइट, और नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी का कोर आइडिया है कि जो पीपल हैं वो फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर, हम कैसे सोचें, कैसे रीज़न करें, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें। राइट, तो ये थ्योरी का भी फोकस इसी चीज़ के ऊपर है कि हाउ पीपल थिंक, रीज़न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। क्रिमिनल बिहेवियर को हम एक रिजल्ट की तरह देख सकते हैं, कैसे, इरेशनल थिंकिंग पैटर्न या फिर फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न का रिजल्ट हो सकता है क्रिमिनल बिहेवियर। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का भी रिजल्ट हो सकता है, या फिर मोरल रीजनिंग में कमी होने की वजह का भी रिजल्ट हो सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं इन थ्योरीज में, इसमें सबसे पहले हमें दिखा रखा है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कि अगर कोई बंदा सही से सोच नहीं पा रहा है या फिर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है किसी बिहेवियर को, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने एक्शंस को रैशनलाइज करेंगे और अपने गिल्ट को कम करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो उन्होंने किया वो ये डिजर्व करते थे, मैं यहाँ पे विक्टिम हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, या फिर सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है। राइट, तो इसमें उसका जो गिल्ट है वो कम होने लगता है और उनके एक्शंस को वो रैशनलाइज करते हैं रीजनिंग के थ्रू। तो मोरल रीजनिंग डेवलपमेंट, ये एक थ्योरी थी, किसने दी थी, कोलबर्ग ने दी थी। ये थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी मोरल डेवलपमेंट के लोअर स्टेज पे वो लोग स्टक होते हैं। राइट, जैसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गई, तो जहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो किस चीज़ के लिए हम लेते हैं, ताकि हम पनिशमेंट को अवॉइड कर सकें या फिर हमें कोई पर्सनल रिवॉर्ड मिले। इसमें हम सोसाइटी के रूल्स या फिर मोरालिटी को अवॉइड करते हैं, और उनकी मोरालिटी का सेंस क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं उनका अफेक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे होता है। राइट, तो इसमें क्या है कि वो सोसाइटी रूल्स को फॉलो करने की जगह या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की जगह वो उनके डिसीजंस के जो कॉन्सिक्वेंस हैं उनको मोरली अवॉइड करते हैं। राइट, नेक्स्ट है क्रिमिनल थिंकिंग पैटर्न। तो ये किसने दिया था, योशलसन और सेमिनाओ ने। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस होते हैं या फिर वो उनको क्या बोलते हैं कि वो कॉमन है। राइट, फॉल्टी थिंकिंग, क्रिमिनल थिंकिंग पैटर्न्स, वो ब्लेम करने लगते हैं दूसरों को। राइट, ये किस में कॉमन बताया है इन्होंने, क्रॉनिक ऑफेंडर्स में, जो कि बहुत टाइम से किसी काम को करते आ रहे हैं। राइट,
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उन्हें रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस वो लोग नहीं लेते हैं और वो इस चीज़ को लैक करते हैं। तो इस थ्योरी का क्या क्रिटिक हो सकता है कि ये इफ़ेक्टिव तो है किस चीज़ के लिए, इंटरवेंशंस के लिए, पर ये लोग ये फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता कि ये जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं इनका ओरिजिन क्या है। और कभी-कभी वो रिस्क भी ले सकता है कि वो ब्लेम करता है विक्टिम को, राइट? तो अब जो हमने देखा, ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ है, वो हमें बहुत सारे अलग-अलग क्राइम के ओरिजिन्स को समझने में हेल्प करती हैं और इनको इंटीग्रेट करके हम अलग-अलग इंटरवेंशंस को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट? तो किसी एक थ्योरी से तो एक्सप्लेन करना लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है और वो एक्सप्लेन नहीं भी कर पाती हैं कभी-कभी। तो इसी वजह से हम मल्टीपल थ्योरीज़ की हेल्प लेते हैं, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रुथ एंड डिसेप्शन। तो इसमें क्या आता है, इसमें इंटरोगेशन टेक्निक्स भी आएँगी इस टॉपिक के अंदर। इसके अंदर क्या है कि कोई भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस भी होती है, तो उसके अंदर सच और झूठ का पता लगाना ज़रूरी होता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी होता है हमारे लिए, राइट? तो इसमें हम पुलिस इंटेरोगेशंस के थ्रू या फिर उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स के थ्रू हम समझ सकते हैं या फिर हम ट्राई करते हैं समझने की कि जो लॉ एनफोर्समेंट या फिर लीगल प्रोफेशनल्स हैं, वो किस तरीके से सच और झूठ का पता लगा सकते हैं, राइट? तो हम रिलायबल मेथड्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिससे कि हम विटनेस, विक्टिम या सस्पेक्ट से सच ही सच ही सुन सकें, राइट? तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है किस चीज़ में, ह्यूमन डिसेप्शन को समझने में या फिर उसके लिए स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने में कि हम कैसे उनसे ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन ले सकें, राइट? तो ये चैलेंजिंग पुलिस इंटेरोगेशंस में भी बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पे ट्रूथ और डिसेप्शन के क्या-क्या टाइप हो सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे। ट्रुथ जो है वो क्या, ट्रुथ हम किसको बोलते हैं? ट्रुथ का मतलब होता है एक्यूरेट एंड वेरिफाइबल अकाउंट ऑफ इवेंट्स रिफ्लेक्टिंग रियली विदाउट इंटेंशनल डिस्टॉर्शन। मतलब हम बिना किसी झूठ को बोले, बिना किसी इवेंट को फॉल्सली अक्यूज किए, हम उसके एक्यूरेट इवेंट्स को बताते हैं, राइट? तो ये ट्रुथ के अंडर में आता है। डिसेप्शन या झूठ के अंदर क्या आता है, इसमें हम इंटेंशनली मिसलीड करते हैं फैक्ट्स को या फिर जो काउंसलर हैं उन्हें। इससे हमें एक एडवांटेज मिलती है, हमें इन द सेंस जो डिसीव कर रहे हैं उनको, और या फिर वो पनिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और उसका रीज़न हो सकता है कि वो अपने आप को या अदर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसको हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, मतलब इसमें अलग-अलग तरीके यूज़ होते हैं डिसेप्शन में। आउटराइट फैब्रिकेशन मतलब अलग से ही इंटायरली जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्रिएट ही कर दिया, मतलब ऐसा कोई इवेंट हुआ भी नहीं और उन्होंने उसको अपने आप से बना बता के बता दिया। कंसीलमेंट में क्या होता है, कंसीलमेंट में हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से नहीं बताते, मेन पार्ट को ओमिट कर देते हैं उसमें से। एक्सेलरेट होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, वही जो चीज़ हुआ है उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। मिनिमाइज मतलब हम उसमें जो चीज़ हुई है उसको बहुत कम कम उसमें बताते हैं, राइट? कंसीलमेंट में हम बता ही नहीं रहे हैं, मिनिमाइजेशन में हम बता रहे हैं बट लेकिन थोड़ा, राइट? फुल पिक्चर नहीं दे रहे हैं उन्हें। एक्विवोकेशन में क्या होता है कि हम एम्बिगियस या फिर वेग फैक्ट्स उन्हें बता रहे हैं जिससे हम डायरेक्ट आंसर्स को अवॉइड कर सकें। एम्बिगियस मतलब क्या होता है, एम्बिगियस मतलब होता है डिसिप्टिव, राइट? हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं डिसेप्शन को, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके इसमें दिए हुए हैं डिसेप्शन को डिटेक्ट करने के लिए। मेन है वर्बल और सेकंड है नॉन वर्बल। वर्बल में इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ डिटेल, डिस्टेंसिंग लैंग्वेज, ये सब आता है, राइट? तो इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि हम जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उनको हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि जो उन्होंने फैक्ट्स बताया है वो मैच ही नहीं कर रहे जो उन्होंने बोला है उससे। या फिर जो लैक ऑफ डिटेल में क्या होता है कि उन्होंने जो सेंसरी या फिर कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन दी होती है वो कम कम क्या कहते हैं, कम ट्रूथफुल इसलिए लगती है क्योंकि उन्होंने सही से नहीं बोला होता है, उन्होंने डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया होता है। ये जो है वो ओवरली डिटेल्ड में भी हो सकता है या फिर इररेलेवेंट एरिया में भी क्रेडिबल अपीयर हो सकते हैं ये सब चीज़ें। ओवर कंप्लायंस में क्या है,
ओवर कंप्लायंस में हम या तो एक्सेसिव पोलाइट हो रहे हैं या फिर ईगर हो रहे हैं प्लीज करने के लिए। स्पॉन्टेनियस करेक्शंस में क्या होता है कि ऑकवर्ड या अननेसेसरी सेल्फ करेक्शंस वो लोग बढ़ाते हैं उसमें। डिस्टेंसिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम लेस पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हो गया आई वी वगैरह, हम वो लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स को यूज करते हैं ज्यादा, जैसे कि डैट पर्सन, वो, ये वो, राइट। नॉन वर्बल क्यूज में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, इसमें उनकी जो हार्ट बीट है वो बड़ी हो सकती है, उनके जब कोई झूठ बोलता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है या उनकी ब्रीथिंग में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सब डिटेक्ट किए जा सकते हैं, राइट। आजकल तो लाइट डिटेक्टर भी आते हैं, तो उसमें यही सब फिजियोलॉजिकल अराउजल्स को ही चेक किया जाता है। ये इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रेस है उस पर्सन के अंदर, राइट। पर लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिसेप्शन को भी डेफिनिटिवली इंडिकेट कर पाएँ। नेक्स्ट है माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि इनवॉलेंटरी फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, वो बता देते हैं उनके छुपे हुए इमोशंस को, राइट। ये रिलायबल मेथड नहीं है, इसमें हम डिटेक्ट कर नहीं पाते सही से। नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि वो अपने हाथों को ज़्यादा घुमा रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, या फिर अपने बालों को बार-बार सही कर रहे हैं, बालों में बार-बार हाथ डाल रहे हैं। उनको हम लाइक यूज़ की तरह वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रिसर्च बताती है कि ये हाइली अनरिलायबल होते हैं और ये अलग-अलग कल्चर में अलग-अलग तरीके से हो सकता है। जो लायर्स होते हैं, वो ओवरली स्टिल और रिजिड दिखाई दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या है, स्टेटमेंट एनालिसिस स्कैन। तो ये एक टेक्निक होती है जिससे हम रिटन या फिर वर्बल स्टेटमेंट्स को वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, किस चीज़ के लिए, ट्रुथ या फिर डिसेप्शन को फाइंड करने के लिए। इसमें हम स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, राइट। तो मैं अगर आपको इससे अलग एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो मैं एक सीरीज़ देख रही थी। तो एक पर्सन था जो कि बार-बार सेम स्टोरी को अलग-अलग लोगों को बता रहा था और उसमें एग्ज़ैक्टली सेम वर्ड्स वो यूज़ कर रहा था। तो जो ह्यूमन माइंड होता है उसके साथ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो बार-बार सेम चीज़ को रिपीट कर सके। इवन अगर आप कोई चीज़ याद भी करके जाओगे तो भी उसमें एक आधा वर्ड्स मिस हो ही जाते हैं। बट ये पर्सन एग्ज़ैक्टली सेम बोल रहा था, तो इसका मतलब है उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी। तो एंड में क्या निकला, वो एक स्क्रिप्ट थी जो उसने प्रिपेयर कर रखी थी, राइट। तो ये हम स्कैन के अंदर देख सकते हैं। अगर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया हो तो थोड़ा अवॉइड करना, राइट। नेक्स्ट है इंटेरोगेशन टेक्निक्स। इसके अंदर इंटेरोगेशन टेक्निक्स में क्या आता है कि जो पुलिस है वो इंफॉर्मेशन या फिर कन्फेशंस निकालने के लिए अलग-अलग तरीकों का यूज़ करती है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है वो इन टेक्निक्स को इन्फॉर्म करती है, कैसे एथिकल कंसर्न्स बताती है, राइट। तो इसमें फर्स्ट टेक्निक क्या है, द रीड टेक्निक। ये एक कंट्रोवर्शियल 9 स्टेप एक्यूजेटरी मेथड होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम नॉन एक्यूजेटरी बिहेवियरल एनालिसिस इंटरव्यू करते हैं टू असेस कि उस पर्सन में कितना गिल्ट है कितना नहीं है, उसको असेस करने के लिए। इसके बाद हम डायरेक्ट एक्यूजेशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या 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 टेक्निक होती है इसके अंदर कि हम सस्पेक्ट को अकेला कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिकल थीम्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मिनिमाइजेशन, डाउन प्लेइंग द क्राइम टू क्रिएट अ पैथ ऑफ कन्फेशन। मतलब उनको क्राइम जो रियली हुआ है उसको थोड़ा कम कम करके बताते हैं जिससे कि वो कन्फेस कर सकें उसे। या फिर कभी कभी मैक्सिमाइज भी कर देते हैं, झूठा एविडेंस एग्जिटरेट कर देते हैं, राइट। तो ये इंटरप्ट करता है किस चीज़ में, डिनायल्स में। और उन्हें ऑफर करते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कि अगर आपने ये किया है, ये क्यों किया आपने, क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत थी या फिर आप एंग्री थे। तो मोस्टली क्या होता है, वो गलत चीज़ें बोलते हैं ताकि वो सही चीज़ अपने आप मुँह से बोल दें, राइट। तो इसका क्या क्रिटिसाइज़ हो सकता है इस टेक्निक में कि हेविली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एक्यूरेटरी और मैनिपुलेटिव नेचर। जो ये टेक्निक है इसमें मैनिपुलेटिव नेचर है, वो तो हमने अब तक देखा ही, वो समझ में भी आ रहा है। तो इससे स्ट्रेस भी हो सकता है, इससे हम फॉल्स कन्फेशंस भी ले सकते हैं, वो पर्सन डर के भी कन्फेस कर सकता है, राइट। तो इसका ये क्रिटिसाइज हो गया। नेक्स्ट इसमें थर्ड सेकंड है द पीस मॉडल। तो पीस मॉडल में क्या है, पीस की फुल फॉर्म है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, एंगेज एंड एक्सप्लेन,
अकाउंट क्लोजर इवैल्यूएशन, राइट। तो ये यूके में डेवलप हुई थी। ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ होती है। इसमें नॉन एक्यूजेटरी अप्रोच का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि एथिकल भी हो और जिसमें फॉल्स कन्फेक्शंस भी ना आए। तो इसमें क्या टैक्टिक यूज़ होती है कि हम उसके साथ पहले तो भरोसा हम बनाते हैं, जो जिससे हमें कन्फेशन चाहिए उससे। उसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, ठीक है? और प्रेशर को अवॉइड करते हैं, थ्रेट्स या फिर प्रोमिसेस को भी अवॉइड करते हैं। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने पे फ़ोकस करते हैं रेदर देन जस्ट स्कोरिंग अ कन्फेशन, राइट? तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं? ये ज़्यादा एथिकल है, इसमें ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये फॉल्स कन्फेशंस को भी अवॉइड करता है, राइट? तो जब हम ट्रुथ और डिसेप्शन को डिटेक्ट करते हैं, तो ये 100% तो कोई भी श्योर हो ही नहीं सकता। तो ये चैलेंज हो जाता है किस चीज़ के लिए? फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे कोई सिंपल सॉल्यूशन तो है नहीं। जब यहाँ पे इतनी सारी टेक्निक्स या फिर क्यूज़ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, उनको हमें ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, राइट? ताकि किसी गलत पर्सन को हम वो ना सज़ा ना मिल जाए। तो इंटेरोगेशन टेक्निक्स को इवैल्यूएट करने के लिए इनको इवैल्यूएट करके क्या मिलता है कि हमें समझ में आता है कि क्या-क्या तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे पहले हम एक्यूज़ेटरी मेथड यूज़ करते थे, फिर नॉन एक्यूज़ेटरी आया, तो धीरे-धीरे इसका इवोल्यूशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल प्रैक्टिस टू एंश्योर रिलायबल एविडेंस एंड प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ये वही है कि मैंने आपको बताया कि ताकि किसी गलत आदमी को छोड़ ना दिया जाए या फिर सही आदमी को सज़ा ना मिल जाए, इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। ओके, तो ये वीडियो ऑलरेडी 42 मिनट्स की हो चुकी है, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे 4 टॉपिक्स हुए हैं, 8 टॉपिक्स बाकी हैं। डोंट वरी, मैं अभी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी और नहीं कर पाई तो मैं पीडीएफ आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, टेलीग्राम को भी जॉइन करो, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और 4 टॉपिक या फिर और 8 टॉपिक्स को आपको देने की कोशिश करूँगी, राइट। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।